क्या हाल है बच्चों? सेकंड ईयर केमिस्ट्री वालों, ठीक ठाक हो? बेटा केमिस्ट्री की किताबें खोलें और तशरीफ़ लाएं ज़रा। आज स्टार्ट करते हैं हम टाइप ऑफ पोल्यूशन में जो सल्फ़र के ऑक्साइड्स पढ़ रहे थे। लास्ट टाइम हमने देखा था टाइप्स ऑफ पोल्यूशन में कि हैं कौन कौन से। हमने देखा कि कार्बन के ऑक्साइड हो सकते हैं, हमने देखा कि प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट होता क्या है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था। उसके बाद फिर हमने देखा कि कार्बन के ऑक्साइड में मेनली कार्बन मोनोऑक्साइड डिस्कस की जाती है। उसके बाद सल्फ़र के ऑक्साइड्स में SO2 SO3 दोनों डिस्कस होंगी। आज हम देखेंगे नाइट्रोजन के कंपाउंड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स कि वो कौन से हैं। हाँ जी, एयर पोल्यूशन। और एयर पोल्यूशन में जनाब अली सबसे पहले मैं बात करता हूँ अब नाइट्रोजन के, सॉरी नाइट्रोजन तो हो गया था, सल्फ़र के ऑक्साइड्स। बच्चों कैसा लग रहा है वैसे ये चैप्टर? मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में, पोर्टल पे। ऑब्वियसली आपको पता ही है कि आप अगर जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, अब तो खैर बच्चों की कॉल्स आ भी रही हैं और ज़्यादातर बच्चों को पता चल भी चुका हुआ है, तो आप वो पूछ सकते हैं, मैसेजिंग पे पूछ सकते हैं, कॉल पे पूछ सकते हैं। पोर्टल पे मैसेज करने का एक फ़ायदा ये होता है कि अगर आप कॉल पे कोई चीज़ पूछते हैं तो वो तो फिर मैं आपको पर्सनली बताऊँगा, एक ही बंदे को बताऊंगा। लेकिन अगर आपने पोर्टल पे पूछा होगा तो आपकी वजह से और आपके तवासुत से ये बात ज़रा लार्जर उस पर फोरम पे पहुंच जाएगी, सारे बच्चों तक पहुंच जाएगी। तो पूछ सकते हैं आप, ऑब्वियसली जो भी कन्फ्यूजन्स हों वो आप क्लियर कर सकते हैं। बेटा सल्फ़र के ऑक्साइड्स में जो मेन इसके हैं वो क्या हैं? SO2 है और SO3 है। और मैंने आपको बताया था कि हम इसको कंबाइनली सॉक्स कहा करेंगे। इसका जो मेन नेचुरल सोर्स है, वो सबसे बड़ा इसका जो सोर्स है वो है वोल्केनिक इरप्शंस। नेचुरल सोर्स क्या है? वोल्केनिक इरप्शंस। 67% ऑफ सॉक्स आर ऑब्टेन्ड नेचुरली बाय वोल्केनिक इरप्शन। सबसे बड़ा सोर्स है। वोल्केनिक इरप्शन क्या है? वही आतिशफशां फटता है और उसमें जो लार्जर अमाउंट ऑफ, बिग अमाउंट ऑफ जो कार्बन के ऑक्साइड हैं, हमने डिस्कस किया था ये पिछली बार, और सल्फ़र के ऑक्साइड्स हैं वो शामिल होते हैं उसके अंदर। 67% ऑफ सल्फ़र ऑक्साइड विच वी आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज इज़ गेन्ड बाय द वोल्केनिक इरप्शन। क्लियर जी? उसके बाद अब आप आए ज़रा ह्यूमन एक्टिविटी। इसमें अब कोई बताने वाली बात तो वैसे नहीं है। क्या है? हमारी बेसिकली कारस्तानी है, ये बेसिकली हमारी अपनी कारस्तानी है ना, जिनकी वजह से आ रहा है। तो वही बात है इसमें, फ्यूल बर्निंग। फ्यूल बर्निंग और वो कहाँ पे हो सकती है? वो आपकी ट्रांसपोर्ट में भी हो सकती है, वो आपकी इंडस्ट्री में भी हो सकती है। ऐसे ही है जनाब। फ्यूल बर्निंग में आपका जो मीथेन गैस है, जो सुई गैस है, जो नेचुरल गैस है, उसका बर्निंग भी आ जाएगी। फिर आपके डीजल फ्यूल वगैरह बर्निंग की भी आ जाएगी। फिर मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि एरोप्लेन जो यूज़ होते हैं उनमें ये एक बड़ा सोर्स है फ्यूल बर्निंग का, और इसकी वजह से जो पोल्यूशन कॉज होती है उसका। ठीक हो गया जनाब? सबसे पहले पेज नंबर 310 पे आएँ ज़रा, और इसमें देखें कि जो ये बात बता रहा है, इसको जहन में रखिएगा ज़रा, कि जो कंबस्टन ऑफ कोल है, कोल के अंदर अराउंड 1 to 9% सल्फ़र हो सकता है। 1 से लेके 9% तक को इसके अंदर जो कोल है इसमें सल्फ़र हो सकता है। ठीक हो गया? वेरी करती है, अमाउंट वेरी करती है। तो ज़ाहिर है जब सल्फ़र के ऑक्साइड इसके अंदर मौजूद हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड मौजूद हैं, जब फ्यूल बर्न होगा तो बेसिकली क्या होगा? ये सल्फ़र के ऑक्साइड, जो सल्फ़र है ये भी तो जलेंगे ना, जो नाइट्रोजन है वो भी तो जलेगी ना। तो सल्फ़र जो है वो जलेगी तो वो बनाएगी SO2 और SO3, और इवेंचुअली ये होगा प्राइमरी पोल्यूटेंट। ये क्या होंगे? प्राइमरी पोल्यूटेंट। और जब ये वाटर के साथ मिलेंगे तो आगे ये बना देंगे सेकेंडरी पोल्यूटेंट। ऐसे होगा।
इसकी इक्वेशन में बताने वाली कोई बात है, कोई नई बात है? अब क्या आपने ये इक्वेशन 4th चैप्टर में नहीं पढ़ी है? SO2 और फर्दर ऑक्सीजन के साथ मिलके इट विल बी कन्वर्टेड टू SO3, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। अच्छा जी, एक और तवज्जो मैं आपकी मबजूल करवाना चाह रहा हूँ इस तरफ, वो ये कि ये जो सल्फर के ऑक्साइड्स हैं ना, बेसिकली इनका पंजेंट ऑर्डर होता है और इनका कलर भी होता है हल्का सा येलोइश सा। इनका जो पंजेंट ऑर्डर है, ये मतलब क्या है कि पंजेंट मतलब होता है चुभने वाला। क्यों? क्योंकि बेसिकली जो सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा होता है, या जैसे नाइट्रोजन के केस में नाइट्रिक एसिड बन रहा होता है, वो बेसिकली हमारे नाक में जब ये हम इसको इनहेल करते हैं, नाक से करें या मुंह से करें, आप इसको जब इनहेल करते हैं तो ये ऑक्साइड्स बेसिकली हमारे अंदर मौजूद मॉइस्चर के साथ मिलके सल्फ्यूरिक एसिड बना देंगे, नाइट्रिक एसिड बना देंगे, जिनकी वजह से फिर हमें ये चुभने वाली एक स्मेल पैदा होती है। अच्छा, एक बात और, वो ये कि डिफरेंट रिएक्शंस के साथ उसने चूंकि डिस्कस नहीं किया हुआ तो हमें भी उसमें तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है कि ये जो सल्फ़र के कंपाउंड हैं, ये एयर में मौजूद और कंपाउंड्स के साथ डिफरेंट रिएक्शन के नतीजे में सल्फ़र एरोसोल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सल्फ़र एरोसोल। ये बेसिकली काइंड ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक हो गया। और ये आपकी विजिबिलिटी में भी फ़र्क डालेंगे, और सस्पेंडेड पार्टिकल मौजूद हैं तो ये दमा कॉज करते हैं, जिसको कहते हैं अस्थमा कॉज करना, ये अस्थमा भी कॉज करते हैं, इस लिहाज से लंग्स में डिसऑर्डर क्रिएट करता है। बस ये मैं एक बात बताना चाह रहा था, और बाकी ठीक है, बाकी नॉर्मल सी बातें। ऑब्वियसली जब ये पार्टिकल्स होंगे, एरोसोल उसी चीज़ को कहते हैं जो एक सस्पेंडेड सी पार्टिकल, जैसे कि आपने देखा होगा, आप परफ्यूम एक लें तो परफ्यूम को जब आप एक बार ऐसे करते हैं तो वो क्या करता है, उसमें से पार्टिकल्स छोटे छोटे से निकलते हैं, ऐसे ही है। तो इनको एरोसोल्स कहते हैं, जो इंतहाई छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं। तो ये पार्टिकल्स बेसिकली अगर सल्फ़र के एरोसोल्स बने तो वो आपके लंग्स में जाके, जिनको ख़ास तौर पे रेस्पिरेटरी डिजीज़ हों उनमें इंक्रीज़ कर देंगे, जिनको नहीं है इट विल बी चांसेस दैट दे विल गेट द डिजीज़। नेक्स्टली एंड फाइनली हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या है? आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप माशाल्लाह, आपने मैट्रिक में हाइड्रोकार्बन पढ़ा भी हुआ है, पूरा एक करीब 4 चैप्टर आपने वहाँ पे पढ़े थे। क्या है हाइड्रोकार्बन जनाब? कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड। हाँ जी, नेचुरल सोर्सेज के क्या होंगे? बहुत सारे ट्रीज और प्लांट्स मीथेन गैस इमिट करते हैं, बहुत सारे ट्रीज और प्लांट्स मीथेन गैस इमिट करते हैं। फिर जो आपके दलदली इलाके हैं, ट्रीज, प्लांट्स, आपके जो दलदली इलाके हैं वो इसका एक बड़ा सोर्स है हाइड्रोकार्बन एमिट होने का, मीथेन गैस के एमिट होने का। ये बहुत कॉमनली फिनोमेना, हम चूँकि लाहौर के रहने वाले हैं तो हमारा जंगलों से इतना वास्ता नहीं पड़ता है, लेकिन बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिसमें जंगल एक बड़ा एरिया कवर करते हैं। अमेज़न के जंगल आपने नाम सुना है, फिर ब्राज़ील में, साउथ अफ्रीका की साइड पे, और इस तरफ अच्छे खासे जंगल जहाँ पे कीनिया की साइड पे, ऊपर मलेशिया वगैरह की साइड पे, ये सारे अच्छे खासे जहाँ पे जंगल मौजूद होते हैं ना। आपको कभी अगर इत्फाक हो छंगा मंगा जंगल जाने का, या जलो पार्क के ऐसे एरिया में ज़रा हट के जाने का, जो जहाँ पे लोगों का आमदोरफ्त नॉर्मली कम हो, तो वहाँ पे एक मखसूस सी स्मेल होती है, एक मखसूस सा भारापन सा होता है। ख़ास तौर पे ऐसी जगहों पे जहाँ पे हवा का गुजर ज़रा कम हो, जहाँ पे दरख्तों की तादाद ज़्यादा हो। तो बेसिकली यहाँ से, और फिर उसके बाद पैडी राइस फील्ड्स, पैडी फील्ड्स, पैडी मतलब दलदली इलाके, ठीक हो गया, ऐसे जगह जहाँ पे दलदल मौजूद हो। और फिर आपके जो राइस फील्ड हैं जहाँ पे पानी लगाया जाता है बेतहाशा, चावल की फसल को अच्छा खासा पानी चाहिए होता है। तो ये सारे सोर्सेज हैं बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स के एमिट होने के। आपको पता है, अब ये जो जंगल की आग आपने सुना होगा वर्ड अक्सर, अभी कुछ दिन पहले, ये लॉकडाउन से भी शायद 2-4 महीने पहले ऑस्ट्रेलिया में आई थिंक
ये जंगल की आग, हाँ ऑस्ट्रेलिया में, बिल्कुल शायद दिसंबर की बात है। तो वहाँ पे इतनी शदीद ये आग लगी थी कि हज़ारों एकड़ रकबा उसने जला दिया था और हज़ारों की तादाद में जानवर जल गए थे। तो वो बेसिकली आग क्यों जल जाती है? अब देखें ना, यहाँ पे जो जंगल होते हैं ये एक रिच सोर्स होते हैं हाइड्रोकार्बन्स का। तो हाइड्रोकार्बन्स जहाँ पे मौजूद हैं उनको तो आपने एक चिंगारी देनी है बस। तो अगर वो चिंगारी किसी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हो जाए, मिसाल के तौर पे कोई बारबेक्यू कैंपिंग के लिए गया और जनाब कोयले दहकते हुए छोड़ के वहाँ पे वापस आ गए, जलते हुए कोयले छोड़ के वापस आ गए, ये कॉज हो सकती है। फिर क्या कॉज हो सकती है? आसमानी बिजली गिर पड़ी, ठीक हो गया। इसके अलावा सम टाइम क्या होता है कि बहुत कोई थिक एरिया ऐसा हो जाए ना, बहुत डेंस फॉरेस्ट कोई ऐसा हो जाए जहाँ पे हवा का गुजर बिल्कुल भी ना हो रहा हो, तो वहाँ पे इतनी गैसेस और इतना ये रिएक्शंस इनके आपस में हो जाते हैं। जैसे आपको बताया हुआ पहले भी आपने, फास्फोरस का जब जिक्र हुआ था, तो सम टाइम ये खुद से इग्नाइट हो जाता है टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर इसको मिले, ये खुद से इग्नाइट हो जाएगा, तो वो फिर ऐसी आग फैलती है कि फिर उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये बेसिकली उसकी रीज़न यही है कि नेचुरली जो ट्रीज़ हैं और प्लांट्स हैं वो मीथेन गैस को इमिट कर रहे होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स को इमिट कर रहे होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे एक इसने क्वेश्चन लिखी हुई है और वो क्या है, इसने लिखा हुआ है CH2O एंड इट इज़ कन्वर्टेड टू मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्यों हो रहा है? ये बैक्टीरियल एक्शन की वजह से हो रहा है, बैक्टीरिया इसको कन्वर्ट कर रहा है। अब ये CH2 क्या है? ये बेसिकली फॉर्मेल्डिहाइड है। ये क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। इंशाल्लाह ताला ऑर्गेनिक में आप इसको तफसील से पढ़ेंगे। इसको HCHO भी लिखते हैं, HCHO, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है ना, तो वो कंबाइन करके इसने लिख दिया, इसको फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। तो इसकी ब्रेक डाउन होती है और मीथेन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बनती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके जी, ह्यूमन एक्टिविटी में क्या है? आप अपने घर में मीथेन गैस यूज़ कर रहे हैं, आपका चूल्हा ख़राब था, गैस लीक हो गई, मीथेन गैस, हाइड्रोकार्बन। अच्छा जी, आपने जनाब अली गाड़ी में CNG डलवाई है, आपने गाड़ी में गैस डलवाई है, लीकेज हो गई है खुदा न खास्ता, वो सारा हाइड्रोकार्बन इन्वायरमेंट में आ गया। फिर आपने यकीनन देखा होगा, आप जैसे मिसाल के तौर पे आप किसी पेट्रोल स्टेशन के पास से गुजर रहे हों या पेट्रोल स्टेशन पे मौजूद हों, तो वहाँ पे आपको एक स्मेल आती रहेगी। आप पेट्रोल डलवा रहे हो तो पेट्रोल के डलवाने में वो बीच में से हाइड्रोकार्बन जो है वो एमिट हो रहे होते हैं, ऐसे ही। फिर खुदा न खास्ता किसी जगह कोई टैंकर उलट गया, पेट्रोल का टैंकर, डीजल का टैंकर। फिर इसी तरह जो समुंदरों में जो हैं क्या नाम है इनका, बहरी जहाज़ हैं, ये कैरी करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं गैस को और इसको पेट्रोल डीजल को एक जगह से दूसरी जगह, इनमें कोई लीकेज हो गई है। ये सारे मामलात क्या हैं, इनकी वजह से हाइड्रोकार्बन इन्वायरमेंट में आ रहे हैं और इन्वायरमेंट में शामिल हो रहे हैं। ये हमारी हो गई ह्यूमन एक्टिविटी, और ये इससे पहले मैंने आपको बता दिया नेचुरल एक्टिविटीज़। इससे पहले आपने पढ़ लिया है कि सल्फ़र के ऑक्साइड्स क्या थे और वो कैसे हमारी इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं। यहाँ पे ये टॉपिक होता है क्लोज टाइप्स ऑफ पोल्यूशन में एयर पोल्यूशन हमने पढ़ा, और एयर पोल्यूशन में मेनली हमने 4 पॉइंट्स को डिस्कस किया। मैंने आपको बताया था कि ये एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन है और वो पूछ सकता है, उसका हक है, लॉन्ग क्वेश्चन पूरा पूछ सकता है। अगर वो पूरा पूछेगा तो आप शॉर्टली बताएंगे, लेकिन जनरली वो क्या करता है कि टुकड़ों में पूछता, कार्बन की ऑक्साइड पूछ लेगा, सल्फ़र की ऑक्साइड पूछ सकता है, ठीक हो गया। तो जितना फिर उसने पूछा वो आप बताएंगे, आप उसके नेचुरल सोर्सेज भी बताएंगे, आप उसके ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो सोर्स पैदा हो रहा है वो भी बताएंगे। यहाँ पे ये टॉपिक हुआ क्लोज। अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, और अब हमने यही बात पढ़नी है बेसिकली कि ये जो पोल्यूशन कॉज हुई है, कार्बन के ऑक्साइड, सॉक्स, नॉक्स, हाइड्रोकार्बन्स, इन्होंने हमारी इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट कैसे किया है। तो इस इफ़ेक्ट करने में सबसे पहले और इम्पोर्टेंट तरीन लॉन्ग क्वेश्चंस में से एक है एसिड रेन। इसको शुरू करते हैं। पेज नंबर 310 पे हूँ मैं इस वक्त, और इसमें सबसे पहले मैंने क्या शुरू करना है, इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन द इन्वायरमेंट। इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, और इसमें सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा एसिड
रेन। एसिड रेन आपने देखी सुनी नहीं है, शुक्र करें अल्लाह का कि आपके मुल्क की और आपके शहर की जो क्वालिटी है, एयर क्वालिटी, वो अभी इतनी ख़राब नहीं हुई कि यहाँ पे एसिड रेन हो। एसिड रेन बेसिकली क्या है, होता क्या है, जब बारिश होती है ना तो हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड उस पानी के अंदर डिज़ोल्व होती है। ऊपर से शॉवरिंग हो रही है किसकी, H2O की, बारिश हो रही, हवा के अंदर मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड, तो वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड इसमें डिज़ोल्व हो जाती है, ये बना देता है H2CO3। इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। एसिड है ना, तो इसकी पीएच, लेकिन एक वीक एसिड है, कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड, तो इसकी पीएच स्लाइटली एसिडिक हो जाती है, अराउंड 5.6। ये आपको पता होना चाहिए। ये बात इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और ये बात लिखी हुई है पेज नंबर 310 पे। एसिड रेन में सेकंड पैराग्राफ, द pH ऑफ अनपोल्यूटेड रेन वाटर शुड बी 5.6। एमसीक्यूज के लिए ज़हन में रखें, इंपॉर्टेंट बात। उसकी pH 5.6 क्यों हुई है वो मैंने आपको बता दिया, ड्यू टू कार्बोनिक एसिड, ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड कैसे बना है, ऊपर से पानी आ रहा था, बारिश हो रही थी, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद थी, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें हवा में डिज़ोल्व हो गई। आप ये जो पीते हैं कोल्ड ड्रिंक्स, स्प्राइट, कोक, ये सारा कुछ क्या है, वो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड ही तो डिज़ोल्व की हुई है इसके अंदर, आपके लिक्विड के अंदर। आप इसीलिए तो इनको कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी कहते हैं। अगर आपने कभी इत्फाक हुआ हो देखने का, अगर आप पीने से पहले कभी पढ़ लिया करें कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं और क्या वो चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हैं कि नहीं, तो ये बेसिकली कार्बोनेटेड ड्रिंक्स इनको बोलते हैं। तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ये माल्ट हो गया, और फिर इसी तरह वो क्या नाम है उसका, और रेड बुल, और एक और वो जो लाल से रंग की होती है, पता नहीं क्या लिक्विड का नाम है उसका, हज़ार तरह की बनाई हुई हैं इन्होंने अपनी इंडस्ट्री का बेचने के लिए और अपना कारोबार चलाने के लिए। बेसिकली इस तरह की सारी चीज़ें हमारी सेहत के लिए हैज़र्डस ही हैं, सारी चीज़ें। अगर आपको इत्फाक हो, आप कभी देखें, वीडियो देखें, तो ये जो है ना आपकी कोक की बोतल, इसके अंदर 250 ml के अंदर कोई 12-14 चम्मच चीनी के मौजूद होते हैं। अच्छा खासा मीठा होता है, तो हर लिहाज से खैर ये नुकसानदेह होते हैं। तो वो जनाब अली, ये जब हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये पानी में होती है डिज़ोल्व, ये डिज़ोल्व होती है तो इसकी पीएच हो जाती है स्लाइटली एसिडिक, और जिसको मैंने कह दिया कि ये 5.6 हो जाती है पीएच। 7 से नीचे की जो पीएच है ये एसिडिक होती है ना, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इस तरफ एसिडिटी बढ़ती जा रही है, तो इसकी पीएच होती है 5.6। ये तो होगी नॉर्मल रेन। अगर इसकी पीएच 5.6 से कम होना शुरू हो जाए, और स्पेशली अगर इसकी पीएच लेस देन 5 हो जाए, तो हम कहेंगे कि ये एसिडिक रेन है, एसिडिक रेन है या एसिड रेन है। क्लियर होगी बात। अब अगर तो हवा में कोई और चीज़ शामिल ना होती तो फिर तो बड़ी अच्छी बात थी, कार्बोनिक एसिड बना 5.6 पीएच आल ओके, सब ठीक है, नॉर्मल है ऐसे ही। लेकिन हमने क्या किया, हमने अपनी कारस्तानियों से और अपनी आसानियां देखने के लिए हमने उसमें क्या किया, हवा में जो कार्बन के ऑक्साइड हैं, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, जो सल्फ़र के ऑक्साइड हैं, जो भी आपने पीछे पढ़े हैं एयर पोल्यूशन में, आपने वो हवा में शामिल किए। अब हवा में जब यहाँ पे नॉक्स, सॉक्स मौजूद हैं हवा में, तो ऊपर से जब पानी आएगा, वाटर आएगा, तो ये डिज़ोल्व होके क्या बनाएंगे,
देखें ना, इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह जैसे वाटर ने डिजॉल्व हुआ, कार्बन ऑक्साइड को डिजॉल्व किया और कार्बोनिक एसिड बनाया, तो इसी तरह जब ये वाटर को डिजॉल्व करेंगे तो ये क्या बनाएगा, नाइट्रोजन का कंपाउंड क्या बनाएगा, ये बनाएगा नाइट्रिक एसिड। सल्फर का कंपाउंड क्या बनाएगा, ये बनाएगा H2SO4। ऐसे ही होगा, वाटर के साथ मिलके ऊपर से पानी आ रहा है, सॉक्स नॉक्स एयर में मौजूद हैं, तो जब ये पानी के साथ मिलेगा इसके अंदर डिजॉल्व होगा, क्या बनाएगा, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। इसकी वजह से जो आपका रेन है वो एसिडिक हो जाती है, उसकी pH 5.6 से 5.6 से कम हो जाती है। और जब 5 से भी कम हो जाए pH, तो इसको कहते हैं कि ये मतलब सही वाली एसिड रेन है बाकायदा, जिसकी जो एसिडिटी है वो 5 से कम हो जाए, इसकी बाकायदा एसिडिटी है। ठीक हो गया, ओके जी। पेज नंबर 310 पे ऊपर की तो सारी बातें हो गई। अच्छा, ये एक बात, द एसिड रेन डेपोजिशन इंक्लूड्स बोथ वेट और ड्राई एसिडिक डेपोजिशन, यानी कि अगर पानी हुआ है, बारिश हुई है उसके साथ, तो हम उसको कहेंगे, यानी रेन हुई है या फोग हुई है तो हम कहेंगे ये वेट है। और अगर वैसे ही इसकी डेपोजिशन हो रही है एसिड्स की, तो हम उसको कहेंगे कि ड्राई डेपोजिशन। इक्वेशंस ये मैंने आपको बता दी है। सल्फर के ऑक्साइड्स, ऑक्सीजन हवा में मौजूद है, वाटर मिल गया है, सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा और नाइट्रिक एसिड बना देगा, ऐसे ही होगा। एसिड रेन का जो फिनोमेना है ना, ये पहले कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। एंगस स्मिथ नाम था बंदे का, और इसने इसको 17th सेंचुरी के मिड तक डिस्कवर कर लिया था। लेकिन ये फिनोमेना बहुत ज़्यादा और इम्पोर्टेंटली हमारे सामने तब आया जब इसने हमारा बेड़ा गर्क करना शुरू किया, जब इसने नुकसान करना शुरू किया। एक्चुअली होता क्या, अब देखें ना, ये जो एसिड रेन हुई है, पानी की जो लिक्विड हैं इनकी एसिडिटी बढ़ गई। मिसाल के तौर पे आपकी बिल्डिंग है और आपने उस बिल्डिंग के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट्स यूज़ किए हुए हैं। कोई बिल्डिंग का नाम तो ले जहाँ पे आपने कैल्शियम कार्बोनेट्स यूज़ किए हों, कोई आपके जहन में आता है ऐसा बिल्डिंग का नाम, ऐसी जगह जहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट्स वगैरह इस्तेमाल हुए हों? बेटा, ये जो आपका जिप्सम है ये कैल्शियम सल्फेट बेसिकली कंपाउंड है। इसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट के कंपाउंड जो संगे मरमर वगैरह हैं, ये सारे वो उसमें इस्तेमाल होते हैं। आपका ये जो आपका तो नहीं है बेसिकली, इंडिया वालों का है ताजमहल, वो क्या है, वो सारा संगे मरमर का बना हुआ है, और वो सारे क्या हैं, वो कैल्शियम के कंपाउंड है सारे के सारे। अब आपको ये बात पता है और मैंने आपको बताई हुई है कि कार्बोनेट्स जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करें तो क्या करते हैं, सोचें। कार्बोनेट्स जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करें तो क्या करते हैं, वो उनके सॉल्ट बना देंगे और साथ में एक चीज़ लिबरेट होगी, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका मतलब है कार्बोनेट्स बेसिकली एसिड में डिज़ोल्व होते हैं। तो जब वो डिज़ोल्व होंगे तो क्या होगा, जो ताजमहल है या जो भी इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें कार्बोनेट्स, कैल्शियम के कार्बोनेट, सल्फेट वगैरह इस्तेमाल हुए, वो डिज़ोल्व होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा खासा नुकसान हुआ था ताजमहल को आगरा में, इंडिया में जो आगरा में ताजमहल है उसको अच्छा खासा नुकसान हुआ था ड्यू टू एसिड रेन। उन्होंने फिर अपनी जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल किया है और उसकी दोबारा मुरम्मत करवाई है। अच्छा खासा नुकसान हुआ था, उसका डैमेज हुआ था। तो बेसिकली एसिड रेन ऐसे ही हमारी प्रॉपर्टी को डैमेज करती है। अब मिसाल के तौर पे किसी जगह पे आपने वो यूज़ किया हुआ है, क्या उसको बोलते हैं, आयरन यूज़ किया हुआ है, एल्यूमिनियम इस्तेमाल किया हुआ है किसी जगह पे, उसके साथ रिएक्शन होंगे, वो डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगा, कोरोजन स्टार्ट हो जाएगी, डैमेज होगा ना, आपका प्रॉपर्टी का डैमेज होगा किसी ना किसी तरीके से। अच्छा, फिर एक और बड़ी अहम बात, ये तो प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ, जब जनाब अली यही एसिड रेन, हाईली एसिडिक वाटर, ये जब पानी जब आके ज़मीन के ऊपर आपकी मिट्टी में पड़ेगा तो क्या होगा, ये ऐसे मिनरल्स, ऐसे सॉल्ट्स, ऐसे मेटल्स जिनको डिज़ोल्व नहीं होना चाहिए था, जिनको पानी में शामिल नहीं होना चाहिए था, विच वर हैज़ार्डस टू अस, ये उनको भी डिज़ोल्व कर लेगा। जब ये उनको भी डिज़ोल्व करेगा तो बेसिकली क्या होगा, वो कंपाउंड पानी के साथ शामिल होके लीच कर देंगे, नीचे की तरफ चले जाएंगे।
जब नीचे की तरफ जाएंगे तो नीचे क्या है, आपका वाटर टेबल है। वाटर टेबल क्या है, जहाँ से आप पीने का पानी इकट्ठा कर रहे हैं। आपके ट्यूबवेल चलते हैं, ट्यूबवेल चलते हैं तो पानी आपके घर पे आता है ना। जो आप पानी पीते हैं वो पानी कहाँ से आ रहा है, चाहे आप नेस्ले का यूज़ करते हो, चाहे आप गोरमे का यूज़ करते हो, चाहे आप डोसे का यूज़ करते हो, बेसिकली वो पानी आ कहाँ से रहा है, वो पानी नीचे से तो ले रहे हैं। वो कहीं आप खुद तो नहीं बैठ के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के पानी बना रहे हैं। वो पानी कहाँ से ले रहे हैं, वो ज़मीन से ले रहे हैं। तो पानी नीचे ज़मीन, ये देखें ना, आपका ये जो है अर्थ है, ज़मीन है, अर्थ क्रस्ट है, मिसाल के तौर पे ये आपकी लेवल है ज़मीन का। तो ज़मीन के नीचे यहाँ पे जाके आप लोगों को शायद कुछ याद हो, नीचे वाटर टेबल बने होते हैं बाकायदा, यहाँ पे पानी फ्लो कर रहा होता है। यहाँ पे हम जब कोई कुआं खोदते हैं या हम जब कोई ट्यूबवेल खोदते हैं, उसको बनाते हैं, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम यहाँ से बोर करते हैं, हम बोर करते हैं और इस वाटर टेबल तक पहुँचते हैं। घरों में भी तो बोरिंग होती है ना, बहुत सारे मुमकिन आप में से घर हों जिनमें उसने बोर करके, आपने बोर करवाया होता है और मोटर लगाई होती है, पंप लगाया होता है और आप पानी नीचे से खींचते हैं, ऐसे होता ना। तो बेटा अगर यहाँ पे आपके मिसाल के तौर पे एल्यूमिनियम के कंपाउंड मौजूद हैं, आपके जनाब अली कॉपर के मौजूद हैं, आपका मिसाल के तौर पे जिंक यहाँ मौजूद है, आपका यहाँ पे मरकरी मौजूद है, तो नॉर्मली तो इसने नीचे लीच, इसको लीच आउट कहते हैं कि नीचे चले जाना, किसी चीज़ का रस जाना। क्या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, लीच, इसको उर्दू में क्या कहते हैं, रस जाना, किसी चीज़ का नीचे की तरफ रस जाना, बह के नीचे की तरफ चले जाना। तो नॉर्मली तो एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, मरकरी वगैरह इन चीज़ों ने होना था, तो ठीक है, इन्होंने मिट्टी में रहना था। लेकिन जब एसिड रेन हुई तो उसने क्या किया, आपको पता है कि ये चीज़ें डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करती हैं। ये जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेंगी, एसिड इनको डिसॉल्व करेगा, तो इवेंचुअली क्या होगा, ये नीचे चली जाएंगी। ये नीचे जाएंगी तो जाके क्या होगा, आपका जो ये जो वाटर टेबल है, इसको वाटर टेबल बोलते हैं, वाटर टेबल में शामिल हो जाएंगे। तो आप जब बोरिंग करेंगे और इसमें से पानी जब निकालेंगे तो ये आपके पीने के पानी में शामिल हो जाएंगी चीज़ें। हैवी मेटल्स हैं, हैवी मेटल आर कार्सिनोजेनिक, कैंसर कॉजिंग है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे ये पानी, चलें जी मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं कि ये पानी आपने इस्तेमाल ना किया, लेकिन बेटा ये पानी, ये जो वाटर टेबल है, ये जा किधर रहा है, ये आखिरकार बहते बहते दरिया में शामिल हो रहा है, ये आखिरकार बहते बहते समंदर में शामिल हो रहा है, और ये कहाँ जा रहा है, ऐसी है कि नहीं। ये जो वाटर टेबल है ये आखिरकार जाके किधर कंबाइन कर रहा है, सी में, रिवर्स में। तो सी में और रिवर में क्या है, यहां पे फिशेस मौजूद हैं। अगर आपके वाटर में एल्यूमिनियम मौजूद हो ना, और फिश, आपको पता है फिश का जो सांस लेने का तरीकाकार क्या होता है, फिश के साइडों पे जैसे हमारे कान है ना, ऐसे फिश के साइडों पे गिल्स होते हैं। ऐसे ही फिश पानी अंदर लेती है, मुंह से पानी अंदर लेती है, और गिल्स में जाके वो पानी, वहाँ पे ब्लड कैपिलरीज होती हैं जिसके अंदर पानी में से वो ऑक्सीजन अपने अंदर, अपने ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। ऐसे ही होता है। तो अगर पानी में एल्यूमिनियम शामिल होना तो फिश के गिल्स जो हैं ये क्लॉग हो जाते हैं। क्लॉग, मैं क्या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, क्लॉग। क्लॉग का मतलब क्या होता है, ब्लॉक होना। तो अगर एल्यूमिनियम मौजूद हो इसके अंदर, आपके वाटर के अंदर, तो फिश के गिल्स जो हैं वो क्लॉग हो जाते हैं, फिशेस की डेथ होंगी। अच्छा चलो एक बात। दूसरी बात ये, मिसाल के तौर पे फिश की डेथ ना हुई, लेकिन फिश ने उसको एब्जॉर्ब तो किया, एब्जॉर्ब किया फिश ने। आप क्या खाते हैं, आप मछली खाते हैं सर्दियों में, आप दरिया की, समंदर की मछली खाते हैं। तो इवेंचुअली वो जो हैवी मेटल्स जिनको फिश ने अपने अंदर एब्जॉर्ब किया हुआ था, वो इवेंचुअली कहाँ पे आई, वो इवेंचुअली आपके अंदर आई। क्लियर होगी बात। इसीलिए तो हम इस इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को अब इतना सीरियसली ले रहे हैं। अब हमें समझ आना शुरू हो रही है कि भाई अगर आप देखें, बात चली कहाँ से थी, बात चली थी
आपके घर से लेके मेन कैंपस तक, आपके कॉलेज आने तक, उसमें जो आप गाड़ी और बाइक इस्तेमाल करते हैं, बात चली वहाँ से थी। देखें, आपने गाड़ी बाइक इस्तेमाल की, आपने फ्यूल इस्तेमाल किया, वो फ्यूल बर्न हुआ, वो फ्यूल बर्न होने से सल्फ़र के ऑक्साइड बने, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बने, वो एयर में आए, एयर से ऊपर से शॉवरिंग हुई, वाटर हुआ, पानी आया, ऊपर से बारिश हुई, वो उसने अपने अंदर डिज़ोल्व किया, नाइट्रिक एसिड बना, सल्फ्यूरिक एसिड बना, एसिड रेन हुई, डाइल्यूट एसिड्स बन गए ना, pH 5.5 से कम होगी करीब उसकी, तो हम कह देंगे एसिड रेन होगी। वो एसिड रेन आई, उसने आके मिट्टी के ऊपर गिरी, वो यहाँ पे सॉइल के अंदर जो हैवी मेटल्स थी उनमें शामिल हुई, उनको अपने अंदर डिज़ोल्व किया, उनको अपने अंदर डिज़ोल्व करने के बाद लीच आउट किया, लीच आउट करके नीचे वाटर टेबल में गई। वाटर टेबल में जाने के बाद या तो आपने इस पानी को, वाटर टेबल को ऐसे ही कंज्यूम कर लिया तो इसके अंदर भी आपके हैवी मेटल साथ चले गए, और अगर वाटर टेबल को आपने चले कंज्यूम ना भी किया तो ये पानी इवेंचुअली कहाँ गया? ये गया रिवर में, ये गया सी में। रिवर और सी में क्या है? फिशेज़ हैं, समुद्री हयात हैं जिनको आप यूज़ करते हैं, जिनको आप खाते हैं, तो उनके अंदर वो सारी चीज़ें डिपॉजिट हुई बेसिकली, और आखिरकार जब आपने मछली खाई तो वो आपके अंदर आ गई। इसी को तो कहते हैं इकोसिस्टम। एवरीथिंग इन दिस इन्वायरमेंट इज रिलेटेड टू ईच अदर। हम इस दुनिया में अकेले और बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं हैं। वी आर डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन थिंग्स एंड सर्टेन थिंग्स आर डिपेंडिंग अपॉन अस। अगर आप इस इन्वायरमेंट को ख़राब करेंगे तो ओवरऑल बेसिकली eventually finally the hazard, the adverse effect will come to you. Ecosystem, environmental chemistry, कहाँ कहाँ शुक्रिया अदा करेंगे आप केमिस्ट्री का। वैसे ये तो खैर थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ें हैं, लेकिन ऑब्वियसली बेटा जब पॉजिटिव चीज़ों का आप मज़ा ले रहे हैं, आप बैठ के एसी और गाड़ियों का और इंडस्ट्रीज़ का मज़ा ले रहे हैं, तो फिर इसके नेगेटिव इफेक्ट भी हैं। That's why we are working on it also. Environmental chemistry is trying to save you. आपको इन चीज़ों के एडवर्स इफेक्ट के बारे में बताया जा रहा है ताकि आप खुद को उनसे बचाएं। अब आपको पता है ये आज हम इतने ही पढ़ेंगे, एसिड रेन तक ही पढ़ेंगे आज, ठीक है ना, 5 मिनट रह गए बस। आपको पता है ये अपना पिछले दिनों, अभी शायद 1 महीना हुआ होगा मेरा ख्याल है, आपके प्राइम मिनिस्टर ने, इमरान खान ने ये अनाउंस किया था कि हम यूरो 2 से यूरो 5 फ्यूल इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? क्या कहा उन्होंने? यूरो 2 से इस वक्त हम कौन सा ऑयल यूज़ कर रहे हैं, फ्यूल की कौन सा स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं? यूरो 2 यूज़ कर रहे हैं ना। तो उन्होंने कहा कि हाँ, वी विल बी जंपिंग टू यूरो 5। बेसिकली ये क्या है? ये इंसान की लर्निंग है, ये यूरोप के स्टैंडर्ड है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1992 में यूरो 1 आया था, जब ये ऑयल फ्यूल, व्हेन ह्यूमन केम टू नो कि अब इनके बगैर हमारा जो गुजारा है वो नहीं है। 1992 की बात कर रहा हूँ। तो फिर दुनिया के सियानों ने बैठ के और साइंटिस्ट ने बैठ के डिसाइड किया कि वी मस्ट मेक सम काइंड ऑफ स्टैंडर्ड, कि हम इससे लो स्टैंडर्ड फ्यूल अपनी गाड़ियों में, अपनी बाइक्स में, अपनी मोटर कार्स में, अपने एयरप्लेन्स में इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इवेंचुअली अगर आप लो स्टैंडर्ड फ्यूल इस्तेमाल करेंगे तो इवेंचुअली हमारी इन्वायरमेंट को नुकसान तो होना है। ऐसे ही है ना, मैंने आपको बताया ना, सल्फ़र के कंपाउंड्स मौजूद हैं फ्यूल में, नाइट्रोजन के कंपाउंड मौजूद हैं। तो बेसिकली यही चीज़ उसकी क्वालिटी को डिफाइन करती है। सल्फ़र को बीच में से पेट्रोल और डीजल के निकाला जाता है, अलग किया जाता है। जब पेट्रोल डीजल आप तक पहुंचता है तो इट हैज़ सम सर्टेन अमाउंट ऑफ सल्फ़र और नाइट्रोजन और कार्बन के कंपाउंड, जो कुछ भी हाइड्रोकार्बन, जो कुछ भी, वो उसके अंदर एक सर्टेन अमाउंट लिमिट में मौजूद होता है। तो यूरोप ने यूरो 1 से शुरू हुआ था और अब इस वक्त यूरो 6 तक है। यूरो 6 स्टैंडर्ड आई थिंक 2012 या 14 के करीब आया यूरो 6 स्टैंडर्ड, 2012 में आया शायद। और जो यूरो 5 है ये आया था 2009 के करीब, और ये यूरो 2 जो है ये 1995 या 6 के करीब आया है।
तो इस वक्त हमारे मुल्क में जो स्टैंडर्ड ऑफ फ्यूल चल रहा है ना, वो यूरो 2 चल रहा है। तो आपके प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि हम उसको यूरो 5 तक उसको लेके जाएंगे, और पीएसओ ने तो अनाउंस भी कर दिया है कि इंशाल्लाह ताला अगस्त से आपको यूरो 5 पेट्रोल मिलेगा। तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव बात है। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर मिसाल के तौर पे, लेट्स से मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर इसमें 1 मिलीग्राम नाइट्रोजन था ना, तो यूरो 5 का जो स्टैंडर्ड है इसमें करीब 0.05 मिलीग्राम का स्टैंडर्ड है ये, कि इसमें इतना नाइट्रोजन होगा। तो बेसिकली जितना पेट्रोल और डीजल में नाइट्रोजन सल्फर के कंपाउंड्स कम करेंगे, जितना ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, बेसिकली कमाल तो ये है ना, उसमें से पेट्रोल और डीजल में से सल्फर के या नाइट्रोजन के कंपाउंड को सेपरेट करना है ना। आपकी रिफाइनरीज यही काम तो कर रही हैं। जो आपकी जो कंपनीज हैं, शेल हो गई, टोटल हो गई, पीएस हो गई, बाइको हो गई, अटक रिफाइनरी हो गई, ये सारे अपने नाम से, अपने ट्रेडमार्क से चीज़ें बेचते हैं ना। तो ये किस बिना पे बेचते हैं? ये यही कहते हैं ना, शेल कहता है कि जी मेरा ऑयल बेस्ट है, पीएसओ कहता है जी मेरा ऑयल बेस्ट है, अटैक रिफाइनरी वाले कहते हैं जी मेरा ऑयल बेस्ट है, बाइको वाले कहते हैं कि जी हमारा ऑयल बेस्ट है। तो वो बेस्ट किस बिना पे बना रहे होते हैं? वो बेस्ट इन चीज़ों की बिना पे बना रहे होते हैं। वो बेस्ट आपके इंजन की एफिशिएंसी के लिए बना रहे होते हैं, जो उनका क्लेम होते हैं। तो बहरहाल, तो इनमें से यूरो 2 पहले चल रहा था स्टैंडर्ड, और अब इंशाल्लाह ताला वी विल बी प्रोसीडिंग टू यूरो 5, एंड श्योरली इंशाल्लाह इट विल बी वेरी बेनिफिशियल हमारे इन्वायरमेंट के लिए। ये बहुत पॉजिटिव चीज़ होगी। हमारे इन्वायरमेंट में जो पोल्यूटेंट हैं दे विल बी इन द लेसर अमाउंट इंशाल्लाह, जब ये मामला मुकम्मल हो जाएगा, एंड वी विल बी यूजिंग दिस थिंग। तो बहरहाल ये मामला है बेटा एसिड रेन का, और ये चीज़ें हैं जिसमें इन्वायरमेंट एंड द लिविंग थिंग्स और द थिंग्स प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। जैसे यहाँ पे बात हुई ना, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक वगैरह, मरकरी वगैरह मौजूद थे, लेकिन वो बैठे हुए थे, ठीक है, डिजॉल्व नहीं हो रहे थे ना, पानी में शामिल नहीं हो रहे थे, मट्टी में बैठे थे, तो मट्टी में पड़े हैं तो पड़े रहे। हमने क्या किया? हमने अपना बेड़ा गर्क खुद किया। हमने एसिड रेन जब उसके ऊपर फॉल हुई, और एसिड रेन की रीज़न वी वर द रीज़न, तो एसिड रेन जब इसके ऊपर फॉल हुई तो वो थिंग्स जो हैज़र्डस थी हमारे लिए, वो इसके अंदर डिज़ोल्व हो गई। वो डिज़ोल्व होकर पानी में शामिल हो गई। हमने वो पानी पिया, या हमने वो कंटेमिनेटेड फिशेस खाई, या हमने वो कंटेमिनेटेड समुद्री हयात को यूज़ किया, तो इवेंचुअली वी गॉट दोज थिंग्स इन अस। तो हैवी मेटल्स जो हैं ये सारी की सारी ये कार्सिनोजेनिक हैं, कैंसर कॉजिंग है, तो इवेंचुअली जो इन द लॉन्ग टर्म डेथ कॉज करती हैं ऑब्वियसली। तो बहरहाल अल्लाह ताला हिफाजत करें, और चीज़ों को हमने इस्तेमाल तो करना है बेशक वक्त के साथ साथ, लेकिन हमारी कोशिश ये भी होनी चाहिए कि हम उनको इस तरह से इस्तेमाल करें कि हमारा भी भला हो, हमारी भी बचत हो, और बाकियों की भी बचत हो। ठीक है बेटा, इसको यहाँ तक रखते हैं। आज हमने एसिड रेन का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला, अब ये एसिड रेन जो है ना, ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है, देखें ज़रा, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बट मेरा ख्याल है कम अज़ कम भी ना पिछले 8-10 सालों में 3-4 बार आ चुका हुआ बोर्ड में ये एसिड रेन, बड़ा पसंद है उसको ये एसिड रेन। और फिर स्मोक इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, वो भी आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, और स्मोक से तो आप आजकल वाकिफ़ भी हैं। तो इंशाल्लाह ताला कल इसके ऊपर बात होगी, स्मोक के ऊपर, और फिर फर्दर ओजोन की डिप्लीशन पे बात की जाएगी। यहाँ तक मुझे दें इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, गुड लक।